काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ और आई होप कि मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड टुडे टॉपिक जैसे सब लोगों को हम लोग काफ़ी दिनों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो लोगों को समझ नहीं आ रहे क्योंकि पीपीटी में थे, प्रेजेंटेशन में थे और लोगों को लग रहा था कि वॉट एवर इज रिटन इन द प्रेजेंटेशन में से वही होगा। तो आज हम लोग ने नए स्टाइल में अपना एक प्रेजेंटेशन या कुछ अदर सेशन चालू करने का प्रयास किया एंड दिस वन इज सेम लाइक क्लासरूम ट्रेनिंग। और आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज कॉल्ड QMS। व्हाट इज QMS? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। Now, what does this name depict? आपके इस आंसर में क्या समझ आता है? That this system that manages the quality of the product। हमारा जो मेन एम है वो हर तरह से प्रोडक्ट को मेंटेन करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करना है। एंड हाउ टू SISTQ। व्हाट डज दिस SISTQ? सेफ्टी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, PQ, P is for purity and Q is for quality। That means हर तरीके से प्रोडक्ट के ये जो 5 पैरामीटर्स हैं इनको जो भी मैनेजमेंट सिस्टम या जो भी सिस्टम मैनेज करता है वो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। अब कॉमन बेसिस पे कहा जाता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंडिकेट समथिंग जिससे कि मेरा प्रोडक्ट मे और मे नॉट, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ which may or may not impact the quality of the product, यानी जो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, ऐसी चीज़ों को हम लोग गवर्न करते हैं तो क्वालिटी मैनेजमेंट से। ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे मेरा प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो तभी मैं उसे मैनेज करूँगा या उससे कोई एनहेंसमेंट है तभी मैं उसे मैनेज करूँगा, लेकिन भले वो उसे डिटीरियोरेट करे या ना करे, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होने वाली हर वो घटना जो कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर भी सकती है या ना भी करे तो उसे हम लोग QMS के थ्रू हैंडल करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? दैट एनी टाइप ऑफ चेंज और एनी टाइप ऑफ इवेंट और एनी टाइप ऑफ एनी अदर थिंग जो कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट करे या ना करे उसे हम लोग QMS के थ्रू हैंडल करते हैं। अब इस चीज़ में हम लोगों को कुछ एक टर्म्स बार बार सुनने पड़ेंगे, समझ में आएंगे। दैट सिस्टम चेंज कंट्रोल। सिस्टम चेंज कंट्रोल, सिस्टम रेजोल्यूशन, इंसिडेंट, OOS और OOP, awesome complaints और recalls और return, जो भी चीज़ें हैं वो सभी हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में पार्ट है। ये टूल्स हैं, बेसिकली ये टूल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग QMS को हैंडल करते हैं। अब हाउ वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस इन द कमेंट सेक्शन। लाइक जैसे मैंने कहा देयर आर सम चेंजेस। अब हम लोग एक टूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होते हैं। देयर आर सेवरल टूल्स फॉर द QMS
like change control. Now what does this change control mean? किसी भी तरह का change, any modification, किसी भी तरह का चेंज, जो चाहे एडिशन हो, डिलीशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, एनी टाइप ऑफ चेंज, चाहे मॉडिफिकेशन हो, किसी मशीन में कुछ हम ऐड कर रहे हो, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो या कोई चीज़ ऐड कर रहे हो या हटा रहे हो, हर वो चीज़ हमारा चेंज कंट्रोल से तो असेसमेंट है। इट इज ए टूल टू असेस any change or any impact or यानी कि कई बार हम लोग चेंज कर रहे हैं उसके साथ कोई इम्पैक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट इम्पैक्टेड हो या हो सकता है उससे रिलेटेड कोई रिस्क आ जाए जो कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट करता हो, तो उसको असेस करने का टूल जो है वो चेंज कंट्रोल। सेकेंड इज डेविएशन। नाउ डेविएशन जो कि मेरा अप्रूव प्रोसीजर है, यानी डेविएशन और डेविएशन फ्रॉम अप्रूव document is called deviation। यानी कि कंसिडर करिए कि ये एक हाईवे है, इसके से गाड़ियाँ गुजरती हैं इस डायरेक्शन, बट किसी भी रीजन से मुझे यहाँ से एक डाइवर्जन लगाना पड़ा है और अब गाड़ियों का डायरेक्शन ये है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए अभी जो मेरे ये नेशनल हाईवे था, अब मुझे इसे डाइवर्ट करना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड ए डेविएशन इन फार्मास्यूटिकल। थर्ड इज OOS। अब कुछ लोग डेविएशन के साथ एक टर्म और यूज करते हैं, इंसिडेंट, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इंसिडेंट इज एनी टाइप ऑफ हैपनिंग और मिस हैपनिंग was not expected, unexpected कुछ भी हो जाए, that is called an incident। Thereafter we will go for OOS। OOS is the out of specification। What does this mean? कि मान लीजिए मेरे पास एक स्पेसिफिकेशन लिमिट है, से लेकर मेरा गर्मी यहाँ पे आती है, इट इज वर्क विदिन द स्पेसिफिकेशन। अब मेरे पास एक रिजल्ट ऐसा भी आ गया जो ए से माइनस है या बी से प्लस, इट इंडिकेट्स दैट दिस ऑब्जर्वेशन इज आउट ऑफ द लिमिट, यानी कि जो भी मेरे अप्रूव्ड लिमिट्स हैं उससे बाहर की अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। And this one is generally used in QC, quality control segment, हम लोग term ज़्यादा use करते हैं। Now one term is also there, OOT, out of trend। Now what does this mean? कि अभी तक मान लीजिए मेरा ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक है, मेरे जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हैं इस ट्रेंड में ही आते हैं, बट सडनली कोई ऑब्जर्वेशन मेरे यहाँ पर आ जाए या यहाँ पर आ जाए, और जो ये लिमिट में है और जो कि ए से बी के ही बीच है, प्रोडक्ट इज कंप्लाइंग विद स्पेसिफिकेशन, लेकिन वो जो अभी तक का मेरा पास ट्रेंड रहा है उससे बाहर का है, बाहर चला गया, इट इंडिकेट्स कि ये प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं एज OOT, आउट
पूरा जैसे प्रोग्रेस तरीके से हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसका भी करते हैं, बट इन दिस केस प्रोडक्ट नॉट फेल, प्रोडक्ट को हमें फेल नहीं करना। ओवरएस के केस में हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है कि ये प्रोडक्ट फेल है या हमसे कोई एनालिटिकल एरर नहीं है। After this, we shall go for next to which is complaint. कंप्लेंट का क्या मतलब है? शिकायत। कौन करता है? कस्टमर। क्यों करता है? Because he is not satisfied. सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? क्योंकि देयर इज सम फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट और कुछ उसमें डिस्क्रिप्टिव एरर्स और एरर्स। जरूरी नहीं प्रोडक्ट फेल ही हो रहा हो, कई बार क्या होता है कि मेरा प्रोडक्ट का लुक कुछ अलग है या डिस्क्रिप्शन अलग है या उसमें कुछ ऐसा ऑब्जर्व हो जाए कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, उस केस में भी हमें को कंप्लेंट तरीके हैंडल करना होता है। अब इस केस में क्या होता है? कस्टमर ने कंप्लेंट भेजी मैन्युफैक्चरर को, जब भी ये मैन्युफैक्चरर के पास कंप्लेंट भेजता है, देन दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर कि वो उसको रिप्लाई दे, एक्नॉलेज करे एंड इन्वेस्टिगेट करे whether this complaint is genuine or not, और साथ ही साथ अगर कोई फॉल्ट है मैन्युफैक्चरर एंड का अगर कोई एरर है तो उसको कापा के थ्रू सॉल्व करो, रूट कॉज आइडेंटिफाई करके कापा इम्प्लीमेंट करे ताकि ये कंप्लेंट फ्यूचर में जनरेट ना हो। इसके बाद एक टूल और आता है हमारे पास, नेक्स्ट टूल आता है हमारे पास रिकॉल, रिटर्न, अब रिकॉल का क्या मतलब है कि हमने मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट भेजा था, नाउ वी आर रिकॉलिंग इट बैक, यानी कि हमारे प्लांट से जो भी मटेरियल या हमारे अप्रूवल के बाद जो भी मटेरियल मार्केट में चला गया हमने उसको कॉल बैक कर दिया क्योंकि हमें उसमें कोई फॉल्ट या एरर आइडेंटिफाई हो। और ऑन द अदर हैंड व्हाट डज दिस रिटर्न मीन कि मार्केट में हमारी तरफ से कोई प्रोडक्ट चला गया था, बट अब क्योंकि उसमें कोई एरर है तो मार्केट ने उसको वापस भेज दिया। दिस वन इज कॉल्ड रिटर्न। इन दोनों के केस में हमें ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि ये जो एरर या फॉल्ट हुई है ये क्यों हुई है, ये जो रिकॉल है इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, ये उत्तर क्या है। और साथ ही साथ रिटर्न के केस में कई बार होता है जो भी मार्केट से रिटर्न हो रहा है तो उसका आखिर मेन रीजन क्या है कि वो मार्केट से रिटर्न क्यों आया है। अगर मान लीजिए उसमें कोई प्रोडक्ट का एरर है तो हम उस एरर को कैसे आगे होने से रोक सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है वो है कापा। कापा का मतलब होता है corrective action and preventive action। जैसे नाम बताता है कि किसी चीज को करेक्ट करने का एक्शन और आगे वैसा ना हो, इसलिए प्रिवेंटिव एक्शन, दिस इज कॉल्ड कापा। अब इसके तीन पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड करेक्शन, सेकंड इज कॉल्ड action and the third one is called preventive action। इनका डिफरेंस है कि मान लीजिए मेरे फैसिलिटी में कोई एरर हो गई, कुछ गलती हो गई है तो मैं उसको तुरंत इमीडिएटली कैसे ठीक करूँगा, इसको ऑल्सो कॉल्ड इमीडिएट रेमेडी और
रेमेडियल एक्शन, यानी कि मैंने उसको तुरंत क्या ठीक किया तो दैट वो जो एरर हो गया है वो ठीक हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पर गिर जाऊँ, अब पता चला यहाँ पर केले एक्शन का प्रॉब्लम, तो मेरी सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस केले के छिलके को मैं बिस्कुट में डालूँ, अगर मुझे चोट लगी है तो उसको मैं ट्रीट कराऊँ, ये मेरा होता है करेक्शन। सेकेंड वन इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। अब इसमें क्या है कि वो पता करना है कि केले सीधा गिरा था तो क्यों गिरा, इट टू ट्रीट द रूट कॉज। इसका मतलब है कि जो भी मेन रीजन था जिसकी वजह से मैं गिरा, यानी कि केले सीधा तो था लेकिन वो केले सीधा यहाँ पे पड़ा हुआ था, वो जो है रूट कॉज है उसको ट्रीट करने का एक्शन इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। एंड थर्ड वन लाइक प्रिवेंटिव एक्शन, कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कि फ्यूचर में कभी भी ऐसा ना हो कोई केले की छिलके की वजह से गिर जाए यहाँ पर, तो उसको कैसे मैं एंश्योर करूँगा, वो होगा प्रिवेंटिव एक्शन। अब इस तीनों चीज़ों में एक डिफरेंस और है, तीनों चीज़ों में करेक्शन एंड करेक्टिव एक्शन आप लोकलाइज, जबकि प्रिवेंटिव एक्शन इज यूनिवर्सल। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये घर है, इसके छत पर एक लड़का खड़ा है, वो पतंग उड़ा है, अब वो छत की बालकनी से गिर गई, उसको चोट लग गई। अब सबसे पहले इसको हॉस्पिटल ले जाना, इधर का एक्शन, हॉस्पिटल लेकर उसका बैंडेज कराया, उसको ट्रीट कराया, वो करेक्शन हो गया। अब मैं ये आइडेंटिफाई करूँगा कि ये आपने यहाँ से गिरा था, तो मुझे पता चला कि वो जो जिस छत पे खड़ा था तो उस छत पे कोई बालकनी नहीं थी, यानी कि वहाँ पर कोई स्टॉपेज नहीं था, कोई बैरियर नहीं था, तो मैं उस बैरियर को ढूंढूंगा। दिस इज कॉल्ड द करेक्टिव एक्शन। अब ये करेक्टिव एक्शन तो मैंने अपने कर दिया, लेकिन अब प्रिवेंटिव एक्शन के क्या करना पड़ेगा, पूरे सोसाइटी में जितने भी घर ऐसे हैं सबको मुझे बताना पड़ेगा कि आप सबसे भी बच्चे गिर सकते हैं और उनको रोकने के लिए आपको छत में एक ऐसी बालकनी बनानी पड़ेगी तो दैट बच्चे वहाँ से ना गिरें, उनकी रीच से ऊपर होना चाहिए, प्लस उसमें कोई ऐसी गैप नहीं होनी चाहिए कि उसमें से बच्चे गिर पाएँ। तीसरा, आपको बच्चों को भी समझाना पड़ेगा कि आप आगे से ऐसा ना करें। ये हमारा होता है फेमसली टूल्स। अब इन एक एक टूल्स को हम लोग आगे के वीडियोज में डिटेल्स में समझेंगे, तो आई थिंक आपको ये चीज़ हाँ समझ में आया होगा। और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे चैनल में कमेंट्स करके, हमारे इस वीडियो पर कमेंट करके भी बता सकते हैं, और हम उसको ठीक करने का या आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है और आप उसको पूछना चाहते हैं तो हो सकता है हम उसको फ्यूचर में कोई वीडियो बना के भी आपको उसके बारे में बताएँ। अभी ये जो हमारा है ये प्रयास है, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो मैं अपील करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।